हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम रोज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में भी 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि जो आपकी एचपी हाई कोर्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो जिसमें साइंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसमें हम इन 25 क्वेश्चन के अलावा भी बाकी और बहुत सारे फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द क्वेश्चन नंबर 1 इज विच इज ए स्किन डिसीज। ऑप्शन नंबर ए इज एनीमिया, बी इज प्लेग्रा, सी इज ओस्टोमेलिशिया एंड डी इज रिकेट्स। हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से जो स्किन में डिसीज होती है वो कौन सी है। जो हमारा प्लेग्रा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यह क्या होती है? एक तरह की स्किन डिसीज होती है। तो ये होती किसकी वजह से है? जब हमारी बॉडी में नियासिन की कमी हो जाती है। नियासिन का मतलब होता है विटामिन B3। जब हमारी बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो एक स्किन डिसीज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेग्रा बोलते हैं। अब एनीमिया आपको पता है, खून की कमी। तो एनीमिया क्या होता है कि जब कभी हमारी बॉडी में खून की बहुत कमी हो जाती है तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। अब आता है ओस्टोमेलिशिया। क्या होता है? तो देखो, जब कभी हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? रिकेट्स। तो जो बच्चों में होता है तब तो वो रिकेट्स होता है, बट जैसे ही वो एडल्ट्स में होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओस्टोमेलिशिया बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है जो बोन्स होती है वो काफी सॉफ्ट हो जाती हैं। मतलब जो एडल्ट्स है उसमें जो विटामिन डी की कमी से होता है वो होता है ओस्टोमेलिशिया, जबकि जो बच्चों में होता है, चाइल्ड्स में होता है, ठीक है, या छोटे बच्चों में होता है, वो कौन सी होती है? विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होती है। ठीक है, अब ऐसे रिकेट्स दिया हुआ है, आपको पता है रिकेट्स किसकी कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से बॉडी में क्या होता है? रिकेट्स हो जाती है। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफिरोल। होप सो आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल। बोलते हैं कि शराब पीने से जो शरीर का कौन सा अंग है जो प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज लंग्स, बी लीवर, सी किडनी और डी ऑल ऑफ दीज। पता होगा कि आपको जो शराब पीने से क्या होता है, हमारी जो किडनीज हैं वो खराब हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज किडनी। तो क्या होता है कि अगर ज्यादा अल्कोहल पिए तो इसकी वजह से हमारी किडनीज काफी इफेक्ट होती हैं। तो देखो, किडनीज का मेनली काम क्या होता है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी में क्या होता है कि मिनरल्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स भी होते हैं। तो किडनी का काम क्या होता है कि फिल्टर करना, कि जो भी किडनी में सामान बच के, मतलब जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन निकलने के बाद या लार्ज इंटेस्टाइन के बाद किडनी में जो भी चीजें पहुंचती है तो उनको काम क्या होता है? फिल्टर करना, ठीक है, और वेस्ट वगैरह को रिमूव करना। ठीक है, जब कभी हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं करती तो क्या होता है? डायलिसिस करनी पड़ती है। डायलिसिस में क्या होता है? आर्टिफिशियल एक अपरेटस लगाया जाता है जो किडनी की तरह काम करता है। तो उस केस में क्या होता है? किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। तो मतलब किडनी का काम क्या होता है? मेनली हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करना। और किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो उसको क्या बोलते हैं? हम नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन एक किडनी के अंदर क्या होते हैं? अराउंड 1 मिलियन तक मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, मतलब 10 लाख के अराउंड नेफ्रॉन पाए जाते हैं पर किडनी में। ठीक है, तो नेफ्रॉन ही क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। अब किडनी के अंदर कैपिलरीज भी होती हैं, जिसमें क्या होते हैं जो भी ब्लड वगैरह होता है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो कैपिलरीज के अंदर होती हैं। और जो नेफ्रॉन का काम वही होता है कि ये बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो सारे क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पार्ट को फिल्टर करते हैं और बाद में मिलके कहां पर पहुंच जाता है? हमारे जो ट्यूब होती है जिसको यूरेथ्रा वगैरह बोलते हैं, तो वहां तक पहुंच जाती है। मेनली जो किडनी है वो अल्कोहल की ड्रिंकिंग से क्या होती है? इफेक्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है विच इज ए कम्युनिकेबल डिसीज, कि इनमें से कौन सा संचारी रोग है। मतलब जो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी कांटेक्ट में आ जाएं तो उसके थ्रू फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज डायप्थीरिया, बी इज डायबिटीज, सी इज कैंसर एंड डी इज रिहुमेटिज्म, जैसे को बोलते हैं गठिया। तो देखो, इसमें जो ऑप्शन नंबर है डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया होता है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारे नोज और हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है।
तो वो किसकी वजह से होता है, वही हम किसी के या फिर हवा के थ्रू या पानी के थ्रू कोई भी जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर अंदर कर जाता है तो छोटी मोटी वैक्सीन वगैरह लेके हम इसका इलाज कर सकते हैं डिप्थीरिया का। अब ये जो हमारा र्यूमेटिज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गठिया, अर्थराइटिस। तो इसमें होता क्या है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है जो हमारे जो जोड़ों पे सेल होते हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, र्यूमेटिज्म बोलते हैं, मतलब अर्थराइटिस भी बोलते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज डिप्थीरिया क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। तो ये बाकी जो डायबिटीज है ये कम्युनिकेबल नहीं है, कैंसर है ये कम्युनिकेबल नहीं है, ऐसा नहीं होता कि हवा पानी के थ्रू हो जाए, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। ये तीनों ही क्या है, नॉन कम्युनिकेबल है और ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज सेफ टू वेयर व्हाइल कुकिंग, कि खाना बनाते समय हमें इनमें से किस तरह के कपड़ों को पहनना सुरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज कॉटन, बी इज सिल्क, सी इज नायलॉन और डी इज टेरेलिन। तो देखो जब कभी भी हम खाना बनाते टाइम तो हमेशा क्या प्रेफर किया जाता है कि कॉटन के क्लॉथ पहने। तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज जो कॉटन का क्लॉथ होता है उससे बना हुआ जो कपड़ा होता है वो काफी सुरक्षित रहता है जब कभी भी कुकिंग करते हैं। अब अगर कॉटन से रिलेटेड फैक्ट्स को बात करें तो ये कॉटन क्या होती है, एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है। और ये मेनली कहां पर पाई जाती है, ब्लैक सॉइल में, मतलब ये ज्यादा इजीली ग्रो कर लेती है, मतलब इसके लिए जो ब्लैक सॉइल है वो काफी अच्छी रहती है। तो अगर अब बात नायलॉन करें, सिल्क, नायलॉन, ये क्या है हमारे, ये आर्टिफिशियली बनाए, सिल्क तो क्या है हमारा, ये भी नेचुरली बनाया जाता है, बट नायलॉन हो गया तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये अच्छे नहीं होते, मतलब जब कभी हम कुकिंग करते हैं तो इनको ये जल्दी आग पकड़ सकते हैं। सिल्क हो गया, नायलॉन हो गया, टेरिलिन हो गया। तो यहाँ पे जो कॉटन का क्लॉथ है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है कुकिंग पर्पस के लिए। जब हम खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे इसको वेयर करना सही माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 काफी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फ्रीजर इन ए रेफ्रिजरेटर इज फिटेड नियर द टॉप, कि हमें बोला है जो रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो टॉप पे क्यों रखा होता है, वहां पे क्यों लगाया होता है। ऑप्शन नंबर ए इज टू कीप इट अवे फ्रॉम द हॉट कंप्रेसर विच इज नियर द बॉटम। ऑप्शन नंबर बी इज सो दैट इट कैन कूल द होल इंटीरियर बाय सेटिंग अप कन्वेंशन करंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दिस। तो देखो बोला कि रेफ्रिजरेटर टॉप के ऊपर क्यों लगाया जाता है, तो देखो उसमें होता क्या है, रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है कि हर मतलब पूरे जो हमारा फ्रिज है उसको ठंडा करना। तो ये टॉप पे लगाने का रीजन इसलिए होता है कि जैसे ही जो हवा है वो ठंडी हो जाती है, जब जैसे हवा ठंडी होगी तो क्या होगी, उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी, और जो गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ठंडी हवा है वो नीचे की तरफ गई तो उसकी वजह से जो धीरे धीरे करके जो सारा ही हमारा रेफ्रिजरेटर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये मेन रीजन होता है कि उसको टॉप पे सेटअप करने का। तो देखो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है कि सो दैट इट कैन कूल द होल इंटीरियर बाय सेटिंग अप कन्वेंशन करंट्स, कि कन्वेंशन करंट सेट होने की वजह से क्या होता है कि सारा जो इंटीरियर है वो ठंडा हो जाए। तो मेन रीजन यही होता है डेंसिटी का, क्योंकि जितना जो चीज जितनी ठंडी होती है डेंसिटी उसकी उतनी ज्यादा होगी तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी, और जो कम डेंसिटी वाले पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, और ऐसा करते करते पूरा रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगा, हमारा ठंडा हो जाएगा। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। सो होप सो आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है द टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीड द सेम, कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है कि जहां पे सेंटीग्रेड, ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर है वो सेम रीडिंग लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज 40, बी इज -40, सी इज 273 और डी इज 100। सो जो वह हमारी वैल्यू होती है -40 पे, तो जो हमारी -40 भी वैल्यू होती है वहां पर जो हमारे सेंटीग्रेड हो गया एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर हो गए वो उनकी जो रीडिंग होती है वो सेम रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो 7 में पूछा हुआ है द एयर बबल इन वाटर बिहेव एज, कि जो अब हमने देखा होगा जो वाटर के अंदर बबल्स बन जाते हैं, तो बोलते हैं जो एयर का बबल बन जाता है वाटर के अंदर वो किस तरह से बिहेव करता है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉनकेव लेंस, बी इज कॉन्वेक्स लेंस, सी इज प्लेन लेंस और डी इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो जो भी हमारा एयर बबल होता है पानी के अंदर वो कैसे बिहेव करता है, एक कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, रेस को डाइवर्स करता है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है इसमें,
अब बबल के अंदर क्या है, एयर है, और है किसमें, पानी में। तो पानी क्या है, एक डेंसर मीडियम है, और जो बबल के अंदर एयर क्या है, वो रेयर मीडियम है। तो जब वहां पर लाइट हाई इफेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से लोअर इफेक्टिव इंडेक्स पे मीडियम पे जा रही है, तो इसमें होता क्या कि लाइट डाइवर्ज होती है। तो इसलिए यहां पर क्या है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। जब कभी भी एयर बबल वाटर के अंदर होता है तो हमेशा याद रखना है कि वो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। और हमारे पास पता है कि हमारा कॉनकेव लेंस क्या होता है, कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा विल बी द राइट आंसर। अब कॉन्वेक्स लेंस की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और जब कभी भी, अगर आपको पता होगा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में इन दोनों में से किसी एक का यूज किया जाता है। तो मायोपिया क्या होती है, नियर साइडनेस, जब पास की चीजें दिखती हैं, जब दूर की चीजें नहीं दिखती। इसका मतलब क्या है कि इमेज रेटिना के आगे बनी है। अगर इमेज रेटिना के आगे बनी तो उसको फैला के पीछे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वहां पर क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं मायोपिया में, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब फोर साइडनेस में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर ए होगा विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ मटेरियल्स दैट वर वंस अलाइव, कि इनमें से किस चीज का यूज किया जाता है, किस मटेरियल का यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि उनकी एज क्या थी, जो पहले कभी मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म थे या स्पीशीज थे जो पहले जिंदा थे, उनकी एज को पता करने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज Na, सोडियम 11, नाइट्रोजन 14, Ca2O और C14। सो देखो हम यहाँ पर यूज करते हैं कार्बन के C14 आइसोटोप का। मतलब C14 क्या होता है, कि रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है ये। तो इसका यूज किया जाता है पता करने के लिए मटेरियल्स की एज, जिसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करते हैं, ये मटेरियल होता है जिसका यूज किया जाता है कि एज कितनी थी, जो कभी पहले कोई भी जो स्पीशीज थे वो अलाइव थे, उनकी एज को पता करने के लिए हम यूज करते हैं C14 का। तो ये क्या होता है, कार्बन का एक आइसोटोप है। देखो एक होता है C612 भी होता है, एक C14 होता है। तो ये जो होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, किसका, कार्बन का। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं आपको पता ही होगा कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। देखो यहाँ पर मास नंबर क्या है, अलग अलग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा C14, तो C14 का यूज किया जाता है एज को डिटरमाइन करने के लिए जो पहले कभी स्पीशीज अलाइव थी। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज सोक्रेट्स, बी इज एरिस्टोटल, सी इज बीरबल सानी और डी इज सी बोस। तो देखिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को माना जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरिस्टोटल कौन थे, ये ग्रीक फिलोसफर थे। तो इन्होंने साइंस की फील्ड में काफी थ्योरीज दी थी। मतलब इन्होंने इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में बताया था, इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। सो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है अरिस्टोटल विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, कि जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज फीमर, बी इज सीमेमोइड बोन, सी इज एक्सियल स्केलेटन और डी इज नन ऑफ दीज। तो पूछा हुआ कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और बोन कौन सी होती है और लार्जेस्ट बोन। तो देखो जो सबसे लार्जेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है, फीमर होती है, किसमें, हमारी ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, मजबूत और सबसे क्या होती है, लार्जेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, तो इसको बोलते हैं फीमर। सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला हुआ है, टू मच कंजप्शन ऑफ टी और कॉफी कैन रिजल्ट इन डेफिशिएंसी ऑफ, कि अगर हम बहुत ज्यादा टी और कॉफी को कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वजह से किस चीज की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए बोला है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी इज कैल्शियम, सी इज विटामिन सी एंड डी इज एल्ब्यूमिन। सो देखो जब कभी भी हम बहुत ज्यादा कंजप्शन कर लेते हैं टी एंड कॉफी की तो हमारी बॉडी में किसकी कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हमें बाकी ऑप्शन दिए विटामिन B12। देखो विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, कोबालामिन, इसका नाम क्या होता है, विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है,
कोबालामिन बोलते हैं इसको। विटामिन सी आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से भी हमारी बॉडी में खून की कमी होती है, मतलब एनीमिया की वो टेंडेंसी बढ़ जाती है अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए। ठीक है, अब एल्यूमिनियम क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हमारे लीवर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये क्या करता है, जब कभी भी ब्लड फ्लो करता है, मतलब जो फ्लूइड फ्लो करते हैं ब्लड के अंदर, तो उनकी लीकेज को प्रिवेंट करता है। ठीक है, टिश्यू से भी फ्लूइड को रोकने से बाहर बचाता है ये एल्ब्यूमिन। बनता कहाँ पर है, ये लीवर के अंदर बनता है, और एक टाइप का ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। सो होप सो आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी था दैट इज कैल्शियम, कि अगर हम ज़्यादा टी एंड कॉफी पीते हैं तो उसकी वजह से क्या हो, किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है विच इज नॉट ए ग्लैंड, कि इनमें से कौन सा ग्लैंड नहीं है, मतलब कौन सी ग्रंथि नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज थायराइड, बी इज स्टमक, सी इज लिवर एंड डी इज पैंक्रियाज। सो आपको पता होगा कि हमारा थायराइड हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और जो हमारा बी है स्टमक, स्टमक इज नॉट ए ग्लैंड, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा दैट इज स्टमक। ठीक है, वो क्या होता है, वो ग्लैंड नहीं होता। बाकी तीनों हमारे पैंक्रियाज हो गया, लिवर हो गया, थायराइड हो गया, ये तीनों ही क्या है, ग्लैंड है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा हुआ है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट, कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है। सो ऑप्शन नंबर ए में बोला हुआ है इट कैन बी फाउंड एनीवेयर, क्योंकि कहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इट फ्रीजेज व्हेन इट गेट्स कोल्ड। ऑप्शन नंबर सी फ्लोट्स व्हेन फ्रोजन, एंड ऑप्शन नंबर डी डिसॉल्व्स मोस्ट सब्सटेंसेस। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट उन्हीं को बोला जाता है कि जो मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस को खुद में डिसॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा विल बी द राइट आंसर। सो यहाँ पर देखो कुछ टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एंड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर मैंने पानी के अंदर, देख पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर मैंने यहाँ पे 3 स्पून डाल दिए उसके शुगर के, तो यहाँ पर जो पानी है जो ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट। और इन दोनों को मिलाने से हमारा क्या बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। तो जो क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में होती है जिसके अंदर सॉल्यूट को खोला जाता है, मतलब जो कम अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाले को बोलते हैं सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने से क्या बनता है, हमारा सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन भी होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। तो अगर बात करें कि एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि अगर हमने किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ, मतलब सपोज करो मैंने इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाया और इसमें मैं शुगर डालता जाता हूं, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसमें जो शुगर है वो घुलनी बंद हो जाएगी, बट हमने टेम्परेचर चेंज नहीं करना। तो द टेम्परेचर एट विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे अब सोल्यूट घोला नहीं जा सकता सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देते हैं। बट जैसे मैंने टेम्परेचर चेंज किया, सपोज करो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो उसकी वजह से जो स्पेसिस होंगी इनके बीच की बढ़ जाएंगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दिया है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको क्लियर होना चाहिए कि सॉल्यूशन कौन से होते हैं। ठीक है, कि जहां पे हम एक ही ऐसी स्टेज आएगी जहां पे हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते सॉल्वेंट में, उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हम कर पाएंगे तो टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तो वहां से सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड बन जाएगा। तो वाटर के केस में हमारा क्या था, जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सो 14 में पूछा हुआ है लाइट एयर इज ए यूनिट ऑफ, कि जो लाइट एयर है वो किसका यूनिट है। पहला ऑप्शन नंबर है टाइम, बी इज डिस्टेंस, सी स्पीड ऑफ लाइट एंड डी इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो देखो जो लाइट एयर क्या होता है, ठीक है, द डिस्टेंस मतलब एक यूनिट होता है डिस्टेंस का, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम इन 1 ईयर, कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, वैक्यूम में, उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। और इसकी 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये हमारी होती है लाइट ईयर की वैल्यू। तो यहाँ पर पीछे क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिट किसके हैं, डिस्टेंस के हैं। सो लाइट ईयर क्या होता है,
यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो लाइट ईयर उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब टाइम आपको बताइए कि टाइम किसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, सेकंड में मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड इसकी होती है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी होगा कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर को ऐसे नहीं बोलता है कि टाइम का यूनिट है, कई यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं टाइम से, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना टाइम से। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आर एग्जाम्पल्स ऑफ, कि जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इज प्लेन मिरर, बी इज स्फेरिकल मिरर, सी इज इन्वर्टेड मिरर और डी इज इरेक्ट मिरर। तो देखो जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, तो कॉनकेव कैसे याद कर सकते हो आप, केव, आपने देखा होगा कि केव में क्या होता है, केव कुछ ऐसी होती है अंदर की तरफ जब जाते हैं, तो मतलब इसका क्या होता है, अंदर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। तो इस तरह का मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर। और ये जिसमें बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है, मतलब ये पॉलिश होता है और यहाँ से रिफ्लेक्शन होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। मतलब ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। और ये किसकी एग्जांपल्स है दोनों ही, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये है स्फेरिकल मिरर की एग्जांपल होते हैं हमारे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। और आपको पता होना चाहिए जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, कि प्लेन मिरर की हम फोकल लेंथ को इनफाइनाइट मानते हैं। अब जो इमेजेस के बारे में डिस्कस किया जाए तो जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है वो हमेशा क्या बनाता है, हमारी रियल इमेज बनाएगा और क्या बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। मतलब इमेज हमेशा नीचे की तरफ बनती है। बट बस एक केस है जो होता है पोल एंड हमारा फोकस एंड पोल के बीच में, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो यहाँ से जो हमारा इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी वर्चुअल, मतलब पीछे की तरफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। और कौन सी बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर हम बात करें अपने कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट इमेज बनाता है। मतलब ये हमेशा ही इस साइड में बनती है, यहाँ पर लाइट मिलेगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है, सीधी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। किस केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो इमेजेस आपको पता होना चाहिए किस केस में कहाँ पे बनती है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज स्फेरिकल मिरर विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 में क्या बोला हुआ है, रेडियो एक्टिव सैंपल्स आर स्टोर्ड इन लेड बॉक्सेस, कि जो रेडियो एक्टिव सैंपल्स आपने देखा होगा, देखिए जैसे यूरेनियम हो गया या कोई और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गया, लेड हो गया, नहीं लेड नहीं, यूरेनियम हो गया और हमारा जैसे C14 हो गया, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। तो इनको कहाँ पे, इसको लेड में स्टोर किया जाता है, इसका रीजन क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए इज लेड क्योंकि हैवी होता है, बी स्ट्रॉन्ग, सी गुड एब्जॉर्बर और डी बैड कंडक्टर। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज लेड क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है रेडियो एक्टिव जो रेज निकलती है मटेरियल में से, तो उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है लेड। तो उसकी वजह से यह लेड को यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव सैंपल्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये बाहर नहीं जाने देता फिर रेडिएशंस को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 में बोला हुआ है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है उसका कॉमन नेम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज वाटर, बी इज ब्लीचिंग पाउडर, सी इज बेकिंग सोडा एंड डी इज नन ऑफ दिस। सो देखो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaOCl2, तो ये किसका हमारा कॉमन नेम है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी होता है और इसको ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, अगर जो हमारा वाटर होता है उसको बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। आपने देखा होगा 3-4 महीनों के बाद आपको थोड़ा सा पानी का टेस्ट अजीब लगता है 2-3 दिन के लिए, तो इसका मतलब वहां पर ये डाला होता है ब्लीचिंग पाउडर जो पानी को बैक्टीरिया फ्री करने के काम आता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ब्लीचिंग पाउडर विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा हुआ है मैग्नेटाइड इज एन ओर ऑफ, कि जो मैग्नेटाइड है वो किसका अयस्क है, और वो क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो यहाँ पर किसका है, ऑप्शन नंबर इज लेड, बी इज क्रोमियम, सी इज बेरिलियम, डी इज आयरन। सो देखो मैग्नेटाइड किसका और होता है, सो मैग्नेटाइड इज द और ऑफ आयरन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कि मैग्नेटाइड किससे बनता है, मतलब जो प्योर फॉर्म में जब मिलता है हमें, प्योर फॉर्म नहीं मतलब जो रॉ फॉर्म में मिलता है, तो उस केस में वो किसकी फॉर्म में, वो मैग्नेटाइड क्या होता है, आयरन का और होता है। तो अब उसी तरह जो लेड है वो लेड किसका और है, ये होता है गैलेना।
कि लेड किसका और है, गैलेना का। उसी तरह जो क्रोमियम है, क्रोमियम जो जब हम ओर की फॉर्म मिलता है वो बोलता है क्रोमाइड की फॉर्म में। तो क्रोमियम कहाँ किसकी फॉर्म मिलता है, क्रोमाइड की फॉर्म में। सो आपको ओर्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेन जो एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से हमें, उनका जो ओर है वो कहाँ से, मतलब वो जो उसका रॉ फॉर्म है उसका नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैग्नेटाइट किसका ओर होता है, आयरन का ओर होता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में पूछा हुआ है बैम्बू इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन नंबर ए हर्ब, बी इज श्रब, सी इज ग्रास और डी इज नन ऑफ दिस। कि बैम्बू क्या है एक टाइप का, क्या वो एक हर्ब है, झाड़ी है, घास है, या नन ऑफ दिस। सो देखो यहाँ पर जो बैम्बू है वो एक टाइप का क्या होता है, ग्रास होता है। ठीक है, तो बैम्बू क्या होता है, ग्रास होता है। अब यहाँ पर हर्ब और श्रब दिए हुए हैं। देखो जो हर्ब्स होता है उनका साइज बहुत छोटा होता है, जो श्रब है वो उनका जो साइज होता है वो हर्ब से बड़ा होता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी होगा विल बी द राइट आंसर, दैट इज बैम्बू क्या है, एक टाइप का ग्रास होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो 20 में पूछा हुआ है विच इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, कि इनमें से क्या है जो सबसे हाईएस्ट सोर्स है प्रोटीन का वो कौन सा है। सो ऑप्शन नंबर ए सनफ्लावर, बी सोयाबीन, सी इज ग्रास और डी इज व्हीट। तो देखो हमें पता है कि जो सोयाबीन है उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है। ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है कि प्रोटीन का हाईएस्ट जो रिकमेंडेड सोर्स होता है, मतलब जिसको माना जाता है कि जिसको भी इनिशियली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर सस्ता में, क्योंकि ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है, तो सोयाबीन का यूज़ किया जाता है जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये सबसे हाईएस्ट सोर्स है प्रोटीन का, जिसको बोलते हैं सोयाबीन। और उसके साथ हम ग्राउंडनट का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट में भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, सोयाबीन विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो 21 में पूछा हुआ है विच फ्रूट हैज इट सीड आउटसाइड, कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके जो बीज होते हैं बाहर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है स्ट्रॉबेरी, बी इज बनाना, सी इज कैश्यूनट और डी इज ग्राउंडनट। सो देखो आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरीज में क्या होते हैं, जो बीज होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, मतलब बाहर होते हैं बीज, उसके अंदर नहीं होते। सो इसलिए जो फ्रूट है जहाँ पे सीड बाहर होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। तो आपको सीड का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि सीड के 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ जैसे मटर के दाने की या फिर पी की, तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नीचे की तरफ भी। तो ये जो ईटिंग पार्ट होता है जहाँ जो खाने काम आता है, इसमें फूड स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं, कोटिलेडन बोलते हैं। और ये जो ऊपर की तरफ जो स्प्राउट्स निकलते हैं इसको बोलते हैं प्लम्यूल। प्लम्यूल क्या बनता है, जो फ्यूचर में क्या बनेगा, शूट का काम करेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ क्या होता है, रेडिकल। तो रेडिकल क्या होता है, जो फ्यूचर में क्या बन सकता है, रूट का काम कर सकता है। तो सीड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 3 तरह की टर्म्स होती है, कोटिलेडन, रेडिकल और प्लम्यूल। तो पूछा जा सकता है कि ये क्या, तो पूछा होगा कि इनमें से कौन सा सीड का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको 3 के नाम पता है तो आप चौथे को डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो यहाँ पर जो सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कोटिलेडन, प्लम्यूल और रेडिकल। ठीक है, और जो सीड हमेशा ही जो उगता है वो कब उगता है, जब उसको एक पर्टिकुलर फेवरेबल कंडीशन मिलती है, अदरवाइज वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है। और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो जर्मिनेट होना शुरू कर देता है। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर है स्ट्रॉबेरी, मतलब ऐसा फ्रूट है जिसमें सीड क्या होते हैं, बाहर लोकेट होते हैं, आउटसाइड द फ्रूट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो 23 में पूछा हुआ है द ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बी इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सी इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो देखो ऑक्सीडेशन नाम से आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहां कभी भी ऑक्सीजन ऐड होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखो हम बोलते हैं कि फूड ऑक्सीडाइज हो गया या फिर ये चिप्स ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब क्या है कि वहां पर ऑक्सीजन एंटर कर चुकी है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उसी तरह अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो ये तो हमने बात कर ली ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कि जो एडिशन होता है ऑक्सीजन का उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसका उल्टा बोलूं, अगर हम रिमूव करते हैं H2 को, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो आपको दोनों पता होना चाहिए आपको ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन अभी काफी कॉमन हो चुका है, आपको हाइड्रोजन के
रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलती है कि एक स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रही है, अगले स्टेप में रिडक्शन भी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ में ही चल रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ में चल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर जो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है हमारी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। सो लिखा है गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो देखो बोलते कि बताओ कौन सी रेशियो में हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वाटर में। तो वाटर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, हमसे पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1:2, बी बोला है 1:1, सी 2:1 और डी इज 1:8। तो देखो एच वाटर होता क्या है, H2O, ठीक है। तो H2O है, H2O है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं, वॉल्यूम वाइज 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये जो इसकी रेशियो होगी वो क्या होगी, 2:1, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपसे पूछे कि रेशियो के बारे CO2 बताओ, तो C1 ऑक्सीजन हमारे 2 अटैच होंगे, तो ये होता है 1:2, ठीक है। तो इसी तरह से आप अलग अलग रेशियो निकाल सकते हो। अगर बोले C6H12O6, इसमें रेशियो कितनी होती है, तो ये होती है 1:2:1, तो ये रेशियो होती है हमारे ग्लूकोज में। अगर उसी तरह अगर बोले C11H22O11, तो इसमें भी कितनी होती है 1:2:1। तो यहाँ पर हमसे पूछा होता कि रेशियो बताइए कि जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं वाटर में बाय वॉल्यूम, तो वो कितनी होती है 2:1। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। सो 24 में हमें एक रिएक्शन दी हुई है, हमसे पूछा हुआ है कि ये किसकी एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन है किस टाइप की एग्जाम्पल है। सो यहाँ पर दिया है कि Pb मतलब लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ बना PbCl2 प्लस Cu। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे जो लेड था और कॉपर था, यहाँ पर हुआ क्या, रिएक्शन करने के बाद कॉपर ने लेड की प्लेस ले ली, ठीक है, और लेड को कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो ऐसी रिएक्शन जब हम एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे को उसकी जगह से हटा दे, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसने कर दिया, इसको खुद की जगह से रिमूव कर दिया। अब ये रिमूव क्यों करवाते हैं, देखो जब कभी भी कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, वही उसको रिमूव कर पाएगा उसकी प्लेस से। तो जब कभी भी कोई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इससे रिएक्ट करेगा तो उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, इसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक सिंगल या उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ C+O2, दो रिएक्टेंट ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, कि जहां पे हमें हीट बाहर लिबरेट होती है, हीट चाहिए नहीं होती इक्वेशन को, अगर हमने इस प्रोसेस को करवाना है तो इसके लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हीट बाहर निकलती है जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसका उल्टा हमारा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, कि जब कभी भी हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इसका उल्टा होता है कॉम्बिनेशन का। यहां पर क्या होता है, हीट चाहिए होती है इसको स्प्लिट करने के लिए, तो अगर यहां पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जब दोनों जो एलिमेंट्स होते हैं, कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां बोलूं कि AgCl प्लस NaNO3, अब ये क्या करेंगे, जब इनकी डिसोसिएशन होगी तो ये बन जाएगा NaCl प्लस AgNO3। तो यहां पर क्या हुआ, सोडियम ने इसकी जगह ले ली और जो सिल्वर था उसने सोडियम की जगह ले ली, दोनों ने खुद की आपस की पोजीशन को इंटरचेंज किया, तो यहां पर दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर डी था दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज द राइट आंसर।
अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर द स्टोरेज? कि इनमें से कौन सी गैसेज को हम स्टोरेज के लिए यूज करते हैं? आपको पता होगा कि जो हमारे चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो क्या करती है ऑक्सीजन को एंटर नहीं करनी देती, जिसकी वजह से जो हमारे चिप्स वगैरह होते हैं या बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी क्रिस्पी रहते हैं। तो क्रिस्पीनेस का रीज़न यही होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी गैसेस का यूज किया था स्टोरेज के लिए। सो ऑप्शन नंबर इज कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन तो हो नहीं सकती, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब एक है कार्बन डाइऑक्साइड हीलियम और है हीलियम और नाइट्रोजन। तो आपको पता है नाइट्रोजन का यूज तो किया ही जाता है, ठीक है। तो उसकी तरह हीलियम और नाइट्रोजन दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए। सो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। तो आप इस तरह से अगर आपको एक आधा ऑप्शन पता है, ठीक है, और बाकी पता है कि कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो कि ऑक्सीजन तो नहीं हो सकते जब दो ऑप्शन ही थे। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन का तो यूज किया ही जाता है कि पैकिंग करने के लिए, ताकि वो क्या रह सके, ऑक्सीडाइज ना हो सके इजिली। तो इसलिए क्या होता है नाइट्रोजन एंड हीलियम का यूज किया जाता है स्टोरेज के पर्पज के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मेहनत करते रहें, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो मिलते हैं फिर किसी तरह से किसी अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू।